दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती क्लास में। हाँ, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैंने आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कुछ धाराएं पढ़ा दी थी, कुछ धाराएं बची थी, तो मैं इसको आज आपके सामने लेके आया हूँ। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ कारणवश, लेकिन मैं आज आपके लिए 3 वीडियो बनाऊंगा। पहला दहेज प्रतिषेध, दूसरा राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और एक मैथ का वीडियो आज मैं आपके सामने डालूंगा अपने YouTube में, और आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोड, मायूस ना होकर यूं शाम की तरह ढलते रहिए। मायूस होकर ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव में तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव में तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही बस चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही बस चलते रहिए। आते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जो पिछली कक्षा में पढ़ाया था। आप नहीं देख रहे हो वीडियो तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, धारा कब चालू हुआ? 1939 में सिंधी लेनी देनी से चालू होता है, और फिर आता है बिहार में इसका दहेज प्रतिषेध का रोकथाम अधिनियम आता है 1950 में। 1958 में आंध्र प्रदेश में इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लाया जाता है। फिर इसे पूरे भारत में लागू करने के लिए संसद में 24 अप्रैल 1969 को प्रस्तुत किया जाता है, और फिर उसके बाद 6 मई को लोकसभा, 9 मई राज्यसभा और 20 मई 1961। ध्यान रखिएगा, 6 मई 1961, 9 मई 1961, 20 मई 1961 में आपको क्या किया जाता है, ये पारित किया जाता है। 20 मई को राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। फिर आपका 1 जुलाई 1961 से इसे पूरे भारत में लागू। पूरे भारत में लागू का मतलब होता है, पहले उस समय क्या था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, वहाँ पे नहीं लागू होता था, बकाया पूरे भारत में लागू हुआ था। चलिए आते हैं, और पहले में क्या है, संपूर्ण भारत में लागू, नाम और कब लागू हुआ है। दूसरे में परिभाषा, कोई संपत्ति और मूल्यवान वस्तु को किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष के द्वारा मांग की जाती है या दिया जाता है तो वह दहेज के अंतर्गत आता है। और मेहर की रकम अर्थात मुस्लिम में जो दी जाती है वो दहेज में नहीं आती है। और तीसरे में आपका दिया था दहेज मांगने पे दंड कम से कम 5 वर्ष और 15,000 का जुर्माना। और फिर आता है आपका धारा 3 का बी में क्या देता है, बी में जो भेंट स्वरूप आपको राशि दी जाती है वह आपके दहेज में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, चाहे वह लड़की पक्ष से हो चाहे लड़के पक्ष से, जो भेंट स्वरूप दी जाती है वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता। दूसरी मेहर की रकम जो मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम में चलता है वो भी किस में नहीं आता, दहेज में नहीं आता, याद रखिएगा। फिर आता है धारा 4। धारा 4 में कहते हैं दहेज मांगने पे दंड। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेने पे, तीसरे में ये याद रखिएगा कि मेरी शादी हुई थी, दहेज लेने पे दंड मिला था, और 4 में मैंने क्या किया था, दहेज को मांगा था। मांगने पे दंड कितना होगा, मांगने पे 6 माह से 2 वर्ष का, कम से कम 6 माह नहीं तो 2 अधिकतम 2 वर्ष का आपको सजा, 10,000 का जुर्माना आपको लगेगा। और फिर 4B क्या कहता है, 4B कहता है आप अगर विज्ञापन में कोई चीज़ छपाते हैं दहेज के बारे में, दहेज लेने के बारे में या देने के बारे में, तो आपको 6 माह अधिकतम कितना, 5 वर्ष और 15,000 का जुर्माना लगता है। चलिए आते हैं धारा 5। धारा 5 में क्या कहता है, संधि। संधि का मतलब होता है आपको ये होना चाहिए, जैसे कि देखिए कभी कभी शादी जब होती है तो दहेज में क्या होता है, नहीं दे पाते उस समय, बाद में दहेज देने की बात रखी जाती है। तो जो चीज़ बाद में दहेज देने की बात रखी गई हो और वह किसी स्टाम्प में या किसी कागज़ में लिखवाया गया हो, अगर बाद में वो दहेज नहीं दे पा रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो उसको अगर आप उस कागज़ को कहीं थाने पे लेके जाते हैं तो वो संधि आपकी शून्य मानी जाएगी, बल्कि आप ही उल्टा फंस जाएंगे। तो क्या है, धारा 5 में जो संधि की गई है वो शून्य होगी, अर्थात वो उस पर केस नहीं होगा। आते हैं धारा 6। धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है कि जब शादी होती है लड़के की, जैसे लड़के की जब शादी होती है, शादी होने के बाद बहू अर्थात लड़की जब घर जाती है, घर जाने के बाद कहा गया है कि जो दहेज में उसको रकम मिलती है, क्या मिलती है, रकम। ध्यान रखिएगा, धारा 6
6 का मतलब 6 का आधा होता है 3। 3 महीने में उस लड़की को रकम आपको लौटा देनी पड़ेगी। कैसे? 3 माह के भीतर रकम या सामान वापस करना लड़की का जब शादी होगी। देखिए, शादी के समय अगर दिया गया हो तब 3 माह, शादी के बाद दिया गया अर्थात शादी के बाद जब रकम दी गई उसके 3 माह बाद, या लड़की नाबालिग हो अर्थात लड़की 18 वर्ष की ना हुई हो, जब 18 वर्ष की हो जाएगी उसके 3 माह बाद आपको जो उसके पिता के द्वारा रकम या सामान दिया गया है उसको आप क्या करेंगे? वापस करेंगे। चाहे वह सासू माँ ली हो, चाहे वह ससुर जी लिए हों, कोई भी लिए हों, आप उस रकम को क्या करेंगे? वापस करेंगे। ध्यान रखिएगा, 6 का आधा होता है 3 माह के भीतर रकम या सामान को वापस करना। शादी के 3 महीने, ध्यान रखिएगा, शादी के 3 महीने बाद अगर लड़की जाती है, जैसे क्या होता है जो आपको तिलक मिलता है ना, जैसे कहीं 5 लाख की गाड़ी या कुछ मिला, जैसे आप पुराने पिक्चरों में देखे होंगे कि जो सासू माँ होती थी वो क्या करती थी, आपका गहना वहना रख लेती थी जो जाता था। बाद में बंटवारा कैसे होता है, तो अब क्या होता है, जो उसके पिता, लड़की के पिता दहेज में दिए हैं उसकी रकम, गाड़ी, जितना भी सामान हो उसको 3 महीने के भीतर उस लड़की के नाम पे आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जो सासू माँ होंगी। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या होता है, जैसे 3 महीने में आप वापस नहीं कर रहे हैं, तो 3 महीने में जब आप इसे वापस नहीं करेंगे तो 6 माह, कितने? 6 माह। दंड इसमें कितना होता है? 6 माह से 2 साल, 5,000 से 10,000 का जुर्माना होगा। अगर वापस नहीं कर रहे हैं तो 5,000 से 10,000 का क्या होगा? जुर्माना होगा। चलिए आते हैं, इसके बाद एक चीज़ होता है, जैसे कि अगर 7 साल के भीतर क्या होता है, अगर 7 साल के भीतर किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु 2 प्रकार से होती है। एक, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये कोई लड़की है और इसकी मृत्यु या तो प्राकृतिक रूप से हो गई हो या तो अप्राकृतिक रूप से। कितने? 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक, ठीक, इसकी मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के भीतर, 7 साल के अंदर। मान लीजिए इसकी मृत्यु 7 साल के अंदर हो गई। प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाएगी तो जो सामान है वो इसके वारिस को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसको दिया जाएगा? वारिस को, जब प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है। अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होगी तो या तो वारिस को दिया जाएगा या तो उसके पिता को लौटाया जाएगा। किसको लौटाया जाएगा? लड़की के पिता को लौटाया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष के भीतर अगर लड़की की दहेज के कारण मृत्यु होगी, प्राकृतिक रूप से मृत्यु होगी, मान लीजिए नॉर्मल तबीयत खराब थी, तब तो किस में हो जाएगा? वारिस में। अगर अप्राकृतिक से मृत्यु हुई तो उसका जो सामान है वो तो उसके या तो वारिस को मिलेगा या पिता को। ध्यान रखिएगा ये दोनों बात। अब क्या होता है, जैसे आईपीसी की धारा मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिट दे रहा हूँ। आईपीसी की एक धारा है 458A। क्या है? 458A। 458A क्या कहती है? 458A कहती है कि दहेज के लिए, ध्यान रखिए क्या है, कुछ धारा है जैसे 458A, एक धारा है 406, एक धारा है 306 के बी या खा कह सकते हैं, 304, कितना? 304। इस धारा के अंतर्गत अगर लड़की को क्या किया जा रहा है? प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके किसके? उसके पति के द्वारा या घर वालों के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा अगर इस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस लिए? दहेज के लिए। किसके लिए? दहेज के लिए। तो इसमें कितने साल की सजा होगी? 3 साल की। कितने साल की सजा होगी? 3 साल की, और प्लस जुर्माना भी लगेगा। क्या लगेगा? जुर्माना। ये आईपीसी कहता है। कौन सा? आईपीसी धारा, ये ध्यान रखिएगा, आईपीसी, ये भी आईपीसी, ये भी आईपीसी, ठीक। धारा 406 क्या कहते हैं? धारा 406 ये कहता है कि अगर कोई भी सासू माँ या ससुर जी सामान को 3 महीने के अंदर उस लड़की को नहीं देते, रसीद सहित, जो उनको पैसा मिला है उसकी रसीद सहित, किसको? लड़की को नहीं देते, तो धारा 406 आईपीसी धारा 406 के अंतर्गत कितने साल की सजा?
3 साल की सज़ा। कितने साल की? 3 साल की, ध्यान रखिएगा। धारा 304 बी कहता है या ख कहता है, ये कहता है कि अगर लड़की की दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है, लड़की की दहेज के कारण मृत्यु, उसे मार दिया जाता है, 304 के ख या बी, तो आपको कम से कम 7 साल की सज़ा या आजीवन कारावास। ध्यान रखिए, क्या 7 साल की सज़ा या आजीवन कारावास, ये आईपीसी की धारा कहती है। और इसके धारा के अंतर्गत 3 माह के भीतर अगर रकम नहीं लौटाए तो 6 माह या 2 साल की सज़ा जुर्माना होगा। और अगर ये क्या कहता है 406, आप अगर नहीं लौटा रहे हैं तो इसमें 3 साल की सज़ा है। कितने साल की? 3 साल की। और 304 के बी में अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है दहेज के कारण, मृत्यु के बाद कम से कम 7 साल की और अधिकतम आपको आजीवन कारावास मिल सकता है। फिर आते हैं धारा 7। धारा 7 क्या कहते हैं? इसका संज्ञान कौन लेता है? संज्ञान का मतलब कि इसके बारे में, जैसे इसका संज्ञान का मतलब क्या होता है, जैसे प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जैसे मान लीजिए लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता पर दबाव डाला जाता है या उसका एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है, और कोई अधिकारी है, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है या अपर मजिस्ट्रेट, कहीं टीवी पे देख रहा है, अगर उसको इसके बारे में पता चला कि चलो तो क्या होता है, अगर प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है, या कोई एनजीओ इसके खिलाफ कार्रवाई, मतलब एनजीओ जो है वो जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या माता पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। तो ध्यान रखिए 7 में संज्ञान, 7 से 7 से संज्ञान। संज्ञान कौन लेगा? प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मजिस्ट्रेट माता पिता के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा, कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब आता है धारा 8। धारा 8 में ये अपराध कैसा है? ध्यान रखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है ये कैसा अपराध है? ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है इसमें आपको वारंट नहीं जारी किया जाएगा, इसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तार किया जाता है। और असंज्ञेय अपराध फिर देखिए आपका क्या होता है, ये एक कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। असमनीय अपराध है। असमनीय का मतलब होता है कि अगर आप दहेज में फंस चुके हैं, किसमें? दहेज में अगर आप फंस गए हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यह इसमें जमानत नहीं है। क्या नहीं है? न जमानत होगी न समझौता होगा। असमनीय मतलब कि गैर जमानती है। इसका मतलब ये आपको इसमें जमानत नहीं मिल सकती जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाएगा, और इसमें कोई समझौता भी नहीं हो सकता कि दोनों पक्षों के द्वारा आपस में समझौता हो जाए, क्योंकि ये केस कैसा है? असमनीय है। तो ये याद रखिएगा संज्ञेय अपराध है, अर्थात बिना वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आर्डर के क्या हो जाएंगे, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। असमनीय मतलब इसमें जमानत नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा काम ना करिए कि दहेज में फंस जाइए। और फिर आता है 8 है, सबूत का भार आरोपी पे होगा, अर्थात जो ये सबूत होगा, जो मेन सबूत होगा वो कौन देगा? आरोपी देगा, क्योंकि उसे कोर्ट अपराधी मान चुका है। 9 क्या कहता है? नियुक्ति अधिकारियों के राज्य सरकार द्वारा, अर्थात जो अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। किस में है? 8B में दिया गया है। चलिए एक बार फिर से आते हैं धारा 5 संधि। शादी हमारी हो गई, दहेज की मांग कर चुके थे हम, तो वहाँ पे जेल काटे थे। हमने शादी में क्या किया? संधि किया कि भैया इतने दिन में पैसा दे देंगे, नहीं दे पाए, संधि हो गई शून्य। तो धारा 5 क्या हो गया? शून्य। धारा 6 का अर्थ होता है 3 माह के भीतर उस रकम को या सामान को वापिस करना। 6 महीने से 2 साल 5,000 से 10,000 तक जुर्माना। सासू माँ सबसे सतर्क रहें और ससुर जी भी सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप 3 महीने के भीतर अपने बहू की रकम या उसके पिता के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उसे आप वापस कर दीजिए। धारा 7 कहता है संज्ञान कौन लेता है इस अपराध के बारे में, कौन कार्रवाई करता है? तो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, अपर न्याय मजिस्ट्रेट, कोई एनजीओ के द्वारा इसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है एफआईआर, या उसके माता पिता के द्वारा दर्ज की जाएगी। आईपीसी की धारा 498 ये कहती है कि 3 साल प्लस जुर्माना कब? अगर उस लड़की को किसी रिश्तेदार द्वारा या नातेदार द्वारा या उसके पति के द्वारा सताया जा रहा है, किस लिए? कि दहेज की मांग करो घर से,
या किसी गाड़ी के लिए आप समझ लीजिए, आप बहुत ही समय देखे होंगे पेपर में ये सब बहुत निकलता है, तो याद रखें जो ये सब कर रहे हैं 498 ए के अंतर्गत 3 साल प्लस जुर्माना केवल उसको प्रताड़ित करने पे। 406 अगर कोई सास या ससुर बहू को 3 महीने के भीतर सामान उसका वापस नहीं कर रहे हैं तो उसको कितने साल की सज़ा? 3 साल की सज़ा होगी। 304 का भी कहता है यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है, क्या मृत्यु हो जाती है दहेज के कारण, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मार दिया गया, तो कम से कम 7 साल की सज़ा। याद रखिएगा कितने साल की सज़ा? 7 साल की सज़ा होगी। और उम्र कैद या उम्र कैद हो सकती है, उम्र कैद या जीवन कारावास। अब ध्यान रखिएगा, स्त्री अगर ये मर जाती है प्राकृतिक रूप से तो वारिस, अप्राकृतिक रूप से तो उसके पिता या वारिस, दोनों में से किसी एक को। 8 यह अपराध संज्ञेय अपराध है, इसमें आपको कोई वारंट नहीं जारी किया जाएगा, सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असमनीय का मतलब होता है इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी चाहे आप जो करिए। और दूसरी बात, इसमें समझौता नहीं होगा। समझौता नहीं होगा इसमें केवल तभी निर्णय हो सकता है, तभी आपके पक्ष में आ जाएगा जब आपकी अर्थात जिसके द्वारा दहेज प्रथा का वो लगाया गया है वो बयान को बदल दे। वो लड़की बयान अगर बदल देती या उसके माता पिता बयान बदल देते तभी आपको क्या होगा, इस अपराध से आप मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपको जेल तय है। 8 है सबूत का भार आरोपी पे होगा। और 8-9 नियुक्ति इसकी कौन करेगा? अधिकारी करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।